my dear viewers, in this video lecture we are going to learn about tenses. आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं टेंस के बारे में। और टेंस के बारे में आज क्यों? क्योंकि एक तो आज रिलैक्स मूड में है, संडे का दिन है। दूसरा, और ये टॉपिक जो है इसकी बहुत डिमांड है। और यूँ कहें कि जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए तो वीडियो बहुत ही रामबाण इलाज करेगी। यानी कि कहने का मतलब है पेनिसा, बोला आपने सुना होगा, एक वर्ड सुना होगा पेनिसा करके। तो पेनिसा का मतलब क्या होता है? रामबाण इलाज। तो इंग्लिश जो सीखना चाहते हैं उनके लिए तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्यों? क्योंकि हम अब यहाँ पे बात करेंगे, स्टार्टिंग हम जो बात कर रहे हैं टेंस, यानी कि टेंस को इंग्लिश में बोला जाता है क्या? काल। काल का संबंध क्या सीधे सीधे टाइम से होता है? तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूँ तो नहीं। टेंस जो है, टेंस हमें ये बताता है कि जो हमने एक्शन किया, जो भी हमने कार्य किया, कौन से टाइम पीरियड में किया, ये जरूरी है। एक्शन ज्यादा जरूरी है टाइम से ज्यादा, क्योंकि एक्शन जब होगा तभी तो हम टाइम बताएंगे। तो कहने का मतलब अगर आपसे कोई टेंस पूछे तो आप सीधे सीधे बोलिएगा कि टेंस किससे रिलेटेड है? एक्शन से। और उस एक्शन के बेस पे वो एक्शन कौन से टाइम पीरियड में हुआ, यही हमें जो है टेंस बताता है। अब ये जो काम हुआ, जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे वीडियो में बना रहा हूँ, तो ये कौन से टाइम पीरियड में मैंने किया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये जो है एक्शन के बारे में जब हम पता करेंगे कि कौन से कालखंड में हुआ, तब जाके ही जो है हमें पता चलेगा। और इसी बेस पे हम जो है टेंस उसका आइडेंटिफाई करेंगे। तो टेंस का मतलब है एक्शन से, और एक्शन कौन से टाइम पीरियड में हुआ। एक उसमें बोले हैं तो एक छोटे से सेंटेंस के रूप में हम बोले हैं तो कौन से टाइम पीरियड में जो है हमने जो एक्शन किया वो कौन से टाइम पीरियड में हुआ, यानी कि जो भी कार्य हमने किया, जो एक्शन किया, वो कौन से टाइम पीरियड में उसने टेक प्लेस किया, कहने का मतलब है। इससे रिलेटेड जो है टेंस है। अब टेंस की भी अगर हम बात करें तो प्रेजेंट में हमने किया, पास्ट में किया, फ्यूचर में किया। क्योंकि टेंस की अगर जब बात करें तो टेंस में ही आपने देखा होगा मेनली, अगर हम टेंस की बात करें तो टेंस 3 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? उसमें अगर बात करें तो एक हो जाएगा हमारा प्रेजेंट टेंस, दूसरा हो जाएगा पास्ट टेंस, और तीसरा हो जाएगा फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये 3 हमारे जो हैं टेंस हैं। इन टेंसेस की अगर बात करें तो इनके भी अलग अलग पार्ट हैं। एवरी टेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ईच एंड एवरी टेंस, हर एक टेंस को जो है 4 पार्टों में विभाजित किया गया है। वो 4 पार्ट कौन से हैं उनको भी जान लेते हैं शॉर्ट में, फिर उसके बाद हम सीधे सीधे अपने टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो बात करें तो कोई भी टेंस है तो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला जिसको बोलते हैं सिंपल, क्या बोलते हैं? बोल देते हैं जिसको सिंपल, या सिंपल को ही दूसरी उसमें बोले तो इंडेफिनिट। कब सिंपल होगा, कब इंडेफिनिट होगा, ये डिटेल में हमने पुरानी वीडियोज में भी बता रखा है, लेकिन आज एक नए तरीके से उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा हमारा होता है कॉन्टिन्यूअस। दूसरा पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो अगर आपको कहीं पे वर्ड मिल जाए प्रोग्रेसिव तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि प्रोग्रेसिव कौन सा टेंस आ गया। ये तीसरा अगर बात करें तो तीसरा पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं परफेक्ट। जब कोई भी काम हम कंप्लीट कर लेते हैं तो इसमें आता है। और जो काम हम कर रहे होते हैं, जो कंटिन्यूटी जिसमें होती है, जो काम अधूरा होता है, आधा कर लिया होता है, आधा जैसे अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये है। और अगर मैं बोलूँगा मैं इतने मिनट से पढ़ा रहा हूँ तो वो लास्ट इसमें आ जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ये आधा काम आप कर चुके हैं, आधा अभी बाकी है, कहने का मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये कहीं ना कहीं टाइम पीरियड के साथ आता है। ये 4 हो गए। ठीक, अब इनकी अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो 3 टेंस हमने बताए, कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये 3 है। अब इसके भी 4 पार्ट हो गए। ये ऐसे करके हम कर लेंगे। तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। अब ऐसे ही पास्ट के, जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट बोलेंगे, प्रेजेंट सिंपल ना बोल के सिंपल प्रेजेंट, और इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ऐसे सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल फ्यूचर हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जब प्रेजेंट हमें इंडेफिनिट बोलना है तो प्रेजेंट के बाद इंडेफिनिट लगाएंगे। ऐसे नहीं कि इंडेफिनिट प्रेजेंट, ऐसे नहीं बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये टोटल मिला के 3 टेंस 4 पार्ट। तो कहने का मतलब 1 के 4 हो गए तो कितने हो गए? देखो 3 टेंस हैं, 4 पार्ट हैं, टोटल कितने हो जाएंगे? 12। ठीक है, 12। अब 12 हमारे ये हो गए। इनके हिसाब से हम सेंटेंस बनाएंगे तो
उसमें एक में हम 4 सेंटेंस बनाते हैं। एक में कितने बनाते हैं? 4 बनाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ऐसा करके हम 48 सेंटेंस बनाते हैं। आज की वीडियो में हम जो है कोशिश करेंगे पहले टेंस को सीख लें। दूसरी वीडियो में हम जल्दी ही आपके सामने जो लेके आएंगे उसमें 48 कैसे बनाते हैं इसके बारे में सीखेंगे। तीसरी जो सीरीज होगी, तीसरी ये जो सीरीज कंटिन्यू आपको देखने को मिलेगी, उसमें तीसरे वाले में हम कोशिश ये रहेगी फिर क्वेश्चन कैसे करने हैं। नेक्स्ट उसमें कि वो क्वेश्चन जो कर रहे हैं उसका आंसर कैसे देना है। ये सिस्टमेटिक सीरीज आपको मिलेगी और ऐप पे भी आपको जल्दी ही मिलने वाली है। 10-15 दिन के बाद पूरा आपको सिस्टमेटिक एक कोर्स हमारा जो है ऐप पे देखने को मिलेगा। चाहे बात करें स्पोकन का, ग्रामर का या फिर इंग्लिश लिटरेचर, एलटी लेक्चरर, ठीक, दो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब आगे देखिए, इसी में मैं इसको सेव कर दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हमने सेव कर लिया। टेंस की अगर बात करें तो उसके लिए सब्जेक्ट तीनों में आएगा हमारा, सब्जेक्ट तीनों में आएगा, इसमें भी सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। अगर आपने ये चीजें नहीं सीखी हैं तो हमारे जो है चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी। सब्जेक्ट के बाद इस वाले में हम यूज करते हैं V1 या बोल सकते हैं V5। V5 क्या होता है ये भी मैं अभी बताऊंगा लास्ट में। फिर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी जो है V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ थोड़ा सा इसको, विल ऑब्लिक सेल, क्योंकि हमारा उद्देश्य ज्यादा इस पे वो करना नहीं है, हम सीधे सीधे सेंटेंस बनाने पे आएंगे। इसमें आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें 1 2 1 करके हम ऐसे इसको लर्न कराते हैं अपने स्टूडेंट्स को। अब देखिए, पहचान की बात करें या सेंटेंस की, हम सीधे सीधे सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, बाद में करेंगे। ये 5th फॉर्म जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, इसको अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम 1st फॉर्म का, जैसे आपने बोला इस वाले में, या मैंने ही बोला आई टीच इंग्लिश, 1st फॉर्म है आई टीच इंग्लिश। दूसरे में भी मैंने बोला टीच की 2nd फॉर्म होती है टॉट, आई टॉट इंग्लिश। तीसरे वाले में मैंने बोला आई के साथ सेल का यूज करते हैं। वैसे आज के डेट में तो विल का ही यूज आपको मोस्टली देखने को मिलेगा, जो मॉडल एक्सिलरी है उनके साथ भी विल का ही यूज देखने को मिलता है आपको। आई सेल टीच इंग्लिश, मैं सेल ही यूज कर दे रहा हूँ क्योंकि आई और वी के साथ किसका यूज कर लेते हैं हम, सेल का, ग्रामेटिकली। आई सेल टीच इंग्लिश, ये चीज हमने लिख दी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसमें आपने कहा मैं पढ़ाता हूं, मैंने पढ़ाया, मैं पढ़ाऊंगा। मैं खाता हूं, मैंने खाया, मैं खाऊंगा। कैसे, देखिए आपने बोला आई टीच में पढ़ाता हूं, यहाँ पे आपने बोल दिया आई प्ले में खेलता हूं। यहाँ आपने बोला आई ईट में खाता हूं, आई राइट में लिखता हूं। इट मीन्स यू आर टू यूज V1। यहाँ पे क्या यूज करना है आपको, वर्ब की 1st फॉर्म यूज करनी है। इट मीन्स मैं करता हूं, ये आपके डेली रूटीन को दर्शाता है, जो काम आप रोज करते हैं। दूसरा, आपने इसी का प्ले का 2nd फॉर्म क्या हो जाएगा, आई प्लेड, मैंने खेला, जो काम आपने कर दिया। आपने कहा आई टॉट, मैंने पढ़ाया। आपने कहा आई एट, मैंने खाया। आई लर्नड, मैंने सीखा। इस टाइप से आप बना सकते हैं। आई रोट, मैंने लिखा। 2nd फॉर्म की आपको जरूरत होती है इसके लिए, क्योंकि वर्ब का ही मैंने गेम बताया था। एक्शन, मैंने अभी जब टेंस की बात कर रहा था एक्शन की बात कर रहे थे कि एक्शन हमें बताता है कि कौन से टाइम पीरियड में ये हुआ। तो एक्शन कैसे बताएगा, उसकी फॉर्म, जो वर्ब की फॉर्म होती है वो बताती है हमें। मेनली 3 फॉर्म होती है, 1st, 2nd, 3rd। 4th फॉर्म जो है वो पहली फॉर्म में ING लग के बनती है, और 5th फॉर्म भी 1st फॉर्म में ऐसे ES लग के बनती है। वो चीजों को भी मैं एक बार यहाँ पे उसकी भी क्लास जल्दी ही लेके आऊंगा बोर्ड के सहारे। अब इसमें देखिए, आपने आई सेल टीच बोला, दूसरा बोल दिया आई सेल प्ले में खेलूंगा, आई सेल ईट में खाऊंगा। तो सेल की जगह आप विल का यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आज के डेट में कॉमन सा है वो यूज, आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ईट बोला, आपने कहा मैं लिखूंगा, राइट, मैं पढ़ाऊंगा, आई सेल टीच, ये आपको V1 लगाना है। कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें और उसमें, बस इतनी सी आपको करने की जरूरत है, बस सेल और या विल या सेल का यूज कर लेना। सेल भी अगर आपको दिक्कत आ रही है तो मैं आपसे सीधे सीधे कह रहा हूँ विल का यूज करिए। लेकिन आप जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कहीं पे वो करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं या कहीं पे एग्जाम देते हैं, तो वहां पे आप सेल का यूज कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आप रिस्क नहीं ले सकते। अदरवाइज देखिए, आई टीच, आई सेल टीच, आई प्ले, आई सेल प्ले, आई ईट, आई सेल ईट, आई राइट, आई सेल राइट, यानी कि आई विल राइट, आई राइट, आई राइट, आई राइट। हम शॉर्ट में ये बोल देते हैं, ये ना आई विल ना आई सेल, आइल।
आइल, कहने का मतलब आइल, I'll write, I'll play, I'll eat, I'll teach, इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप यूज कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत आपको होगी इन तीनों में। अगर हिंदी मीनिंग की किसी को ज़रूरत है तो मैं वो भी लिख दे रहा हूँ ताकि आप हिंदी मीनिंग भी सीख सकते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं खाना खाता हूँ, ता है, ती है, ते हैं, आपने सुना होगा, इसकी पहचान होती है, ठीक है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू डज होती है। इस टेंस की अगर हेल्पिंग वर्ब की हम बात करें तो डू ऑब्लिक डज, ठीक है। डू का मतलब है बी1। ये जब 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 आपको बी1 दिखे, इसका नेगेटिव बनाते समय आप डू नॉट का यूज करेंगे। ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, तो डू की सेकंड फॉर्म आपकी डिड होती है। क्या होती है? डिड होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब जो है डिड है, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल ऑब्लिक सेल, जो आपको दी हुई है, ठीक। अब पहचान की बात करें तो इसकी पहचान आपको पता है, लास्ट में क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं, इस टाइप से, या ता हूं, इस टाइप से आएगा। इसकी पहचान देखिए बहुत आसान सा है। इसमें आता है आ, ई, ए, इसकी पहचान जो ये है। नेक्स्ट अगर इसकी पहचान की बात करें, इसमें लास्ट में आता है गा, गे, गी, इस टाइप से आएगा। मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, वो जाएगी, हम जाएंगे, इस टाइप से आपका इसमें जो है यूज हम करते हैं। तो ये चीज हमारी होगी किसके, अगर बात करें टेंस के संबंध में, तो हम ऐसे ही याद कर लेते हैं। इसमें 1 to 1 सबसे आसान तरीका होता है, 1 to 1 डायल करो। जब इंडेफिनिट की बात करते हैं तीनों में सिंपल की, तो 1 to 1 का यूज करते हैं। तो ये भी मुझे नहीं लगता इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत होगी। इसको थोड़ा सा मैं इरेज करके यहाँ पे एक चीज और जो है हमारी सीखने लायक है उसको भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ताकि हमारे जो भी लर्नर्स यहाँ पे अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या जो हमारे स्टूडेंट कोई इंग्लिश सीखना चाह रहे हो, तो वो कहाँ पे यूज होता है, ये वाला ही, ठीक है। सॉरी, B5 कहाँ पे यूज होता है, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। B5 क्या होता है? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ES लगा देते हैं तो उसी को क्या बोला जाता है? V5 बोल दिया जाता है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कैसे, जैसे ES कहाँ लगता है उसके बारे में सीख रहे हैं। पहले ES उनके साथ लगाएंगे जब सिंगुलर सब्जेक्ट, पहले चीज तो याद रखना है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही ये मेथड अप्लाई होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे होते हैं क्या? ही, सी, इट और एनी नेम, कोई भी एक नाम हो सकता है। जैसे हमने राम बोल दिया, रमेश बोल दिया, इस टाइप से ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसमें ES का यूज कहाँ पे होता है? जिस वर्ड के अंत में SH, CH, SO, X आ जाता है उनके साथ हम ES का लगाते हैं। कैसे? देखिए, जैसे पुश आ गया, आपने बोला ही पुश, तो ही पुश ना होके यहाँ पे SH आ रहा है तो ही पुशेज हो जाएगा। अगर ये इस मेथड में बोले तो आई पुश होगा, वी पुश होगा, यू पुश होगा, दे पुश होगा। प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे के साथ आप B1 का यूज करेंगे सीधे सीधे, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है कुछ दिन शुरुआत में। उसके बाद कैच की बात करें तो CATCH, ये CH आया तो ES, जैसे आप प्लूरल बनाते हैं, ठीक है ना, नाउन से भी। तो अब जैसे ऐसा आया, एस क्या आया, देखो पास आया, पास, पास आया, पास, SES, पासेज। जैसे क्लास का भी क्लासेज हो जाता है, वो नाउन है, लेकिन अब यहाँ पे गो, ES, गोज, और डू में ES लगा तो आपको पता होना चाहिए, ये देखो डज, डज क्यों होती है हेल्पिंग वर्ब? ये डू में ही ES लग रहा है, डज। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज करते हैं, जैसे ही डज नॉट गो बोलते हैं, सी डज नॉट गो, और आई डू नॉट गो बोलते हैं। आप बोलते हैं आई डोंट, और जब दूसरे के बारे में बोलना है तो ही डोंट नो बोल के ही डज नॉट नो बोलते हैं, इस टाइप से। तो ये हो जाएगा। और टैक्स है जैसे, तो टैक्स में भी ES लग जाएगा, टैक्स है ES। ये आपका सिंपल सा रूल था कि कैसे जो है आप कहाँ पे ES का यूज करेंगे। इनके अलावा इस टाइप के वर्ड जो SSCH, SOX जहाँ पे नहीं मिलेगा उन सब में आप S लगा देंगे। ईट आ रहा है तो ईट्स लगा देंगे, प्ले आ रहा है तो आप प्लेज लगा देंगे। कैसे लगाएंगे देखिए, इसको मैं फिर से इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए इसमें सेंटेंस कैसे बनाएंगे। सेंटेंस बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे? आपने बोला ही वो पढ़ाता है, वो अंग्रेजी पढ़ाता है, तो ही टीच इंग्लिश, आप ऐसे बना देंगे।
लेकिन ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही सी इट, तो ही टीचेज इंग्लिश होगा। आपने बोला वो खाना खाता है तो ही ईट फूड नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ही ईट फूड लिखा आपने, यहाँ पे एस लगाना पड़ेगा, ही ईट्स फूड। आपने कहा वो क्रिकेट खेलता है तो ही प्ले क्रिकेट ना होके ही प्लेज क्रिकेट हो जाएगा। आपने बोला वो लिखता है, ही राइट, तो राइट में देखो ऑलरेडी ई आ रहा है, ई तो लगेगा नहीं इसमें, एस लग जाएगा, ही राइट्स। इस टाइप से आपके सेंटेंस बन जाते हैं। तो ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट का ही है। और जिसमें एस एच, जिसमें ई एस या एस दिख जाए, इनका निगेटिव डू नॉट, इनका निगेटिव डज नॉट, और इनका निगेटिव जहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे तो डू नॉट, ऐसे करके। लेकिन अभी हम जो है इतना डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फिर बहुत ये वीडियो जो है लंबी हो जाएगी। आगे देखिए इसी में, अब तीनों में देखिए कैसे बनाएंगे सेंटेंस। तीनों में आपका देखो सब्जेक्ट तो आना ही आना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो वो तो सेंटेंस में आपको दिखेगा ही दिखेगा। अब मेन चीज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट में आपका रहेगा तो आप लगाएंगे इज, एम या आर, किसका यूज करेंगे, इज एम आर का, ठीक है। इसके बाद पास्ट में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे यूज करेंगे वॉज या वर का, दोनों में से एक का यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम यूज करेंगे विल बी ऑब्लिक शैल बी का। इतना हमने बना लिया तीनों में। अब क्या करने की जरूरत है, वर्ब की तीनों में कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस में वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, ये आप याद रखना। जहां पे भी आपको कॉन्टिन्यूअस वर्ड दिख जाए वहां पे आप आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म तीनों में, यानी कि जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं। और फाइनली आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा लास्ट में, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फाइनली ऑब्जेक्ट, इसमें भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फाइनली ऑब्जेक्ट। ये सब में हमारा यूज हो जाएगा ऐसे करके, ठीक। तो तीनों में देखो कॉन्टिन्यूअस में कुछ करने की जरूरत नहीं है। कॉन्टिन्यूअस में जैसे हमने 1 to 1 यूज किया था, उसमें इसमें 444 का यूज करेंगे, 444 ऐसे करके। तीनों में कॉन्टिन्यूअस में फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। अब बहुत आसान सा देखिए, आई के साथ एम का यूज होता है, प्लूरल में आई को छोड़ के, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट में हम आई भी यूज करते हैं ना, तो वैसे तो आई सिंगल होता है, लेकिन प्लूरल सब्जेक्ट जो हम बताते हैं सिंगुलर ही सी इट और प्लूरल आई भी, तो उसमें आपको प्लूरल में क्या यूज करना है, आर का यूज करना है, लेकिन आई के साथ एम का यूज करना है। और जितने सिंगुलर हैं उनमें ही सी या किसी का नाम आएगा, इट आएगा, तो उनके साथ इच का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे वर, इसको वैर नहीं बोलना, वर, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस आई के साथ भी वॉज का यूज किया जाता है, आई वॉज होता है, ठीक है। और अदर जो आई को छोड़ के जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट है सब में वर। यहाँ पे आई और वी के साथ आपको बता के शैल बी, और चाहे तो सब में विल बी का यूज आप कर सकते हैं। सेंटेंस देखिए, आपने कहा आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। इसमें भी आपने बोला क्या, यहां पे भी आपने बोला आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। और यहां पे बोलेंगे आप आई शैल बी टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश, पढ़ा रहा हूं। ये तीनों में आपका बन जाएगा। अब देखिए क्या है इसमें, आईएनजी फॉर्म इसमें भी आई, इसमें भी आई, इसमें भी आई, इंग्लिश इसमें ऑब्जेक्ट इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में आई भी, सब में देखो आई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। बस अंतर किस चीज का मैं आपको बताऊं, अंतर ये है हेल्पिंग वर्ब का, ये अंतर हेल्पिंग वर्ब का है, बस इतना सा अंतर है। और सब सेम है, आई एम टीचिंग, आई वॉज टीचिंग, आई शैल बी टीचिंग, या आई विल बी टीचिंग, आई एम प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, आई विल बी प्लेइंग। इस टाइप से आप शैल बी, अगर दिक्कत होती है तो विल बी का यूज आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या है, अब इसकी मीनिंग बताऊं तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं या सिखा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं,
ये ओवरलैप कर रहा है यहाँ पर। मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ठीक, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, और इसमें पढ़ा रहा था, और यहाँ पे हो जाएगा पढ़ा रहा हूँगा, इस टाइप से। तो ये तो पूरा सेम रहेगा, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा तक सब में सेम है। इसमें था हूँ आ जाएगा, इसमें था आ जाएगा, इसमें हूँगा। जा रहा हूँ, जा रहा था, जा रहा हूँगा। खा रहा हूँ, खा रहा था, खा रहा हूँगा। बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं अंग्रेजी, इसमें भी यही रहने वाला। देखिए, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। बस अंतर क्या है, मैं आपको अंतर दिखा रहा हूँ। अंतर है हूँ, था, हूँ, था और हूँगा, इतना सा अंतर है। और इंग्लिश में आपने देखा, ये हेल्पिंग वर्ब का अंतर है। देखिए अंतर, देखिए ये है हेल्पिंग वर्ब का, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। सब मेथड बिल्कुल सेम है कॉन्टिन्यूअस में। अब ये कब बोलना है, जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ तो मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं अभी जैसे पढ़ा रहा हूँ तो मैंने कहा मैं आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैंने, कोई मेरे से बाहर मिला तो उसने कहा आप क्या कर रहे थे, मैंने कहा मैं पढ़ा रहा था। और अब हम जैसे फ्यूचर के लिए बोलेंगे तो मैंने कहा मैं इस टाइम पे पढ़ा रहा हूँ, इस टाइम। तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस का है। इसका मतलब है काम आपका इनकम्प्लीट है। ये टेंस किस चीज को दर्शाता है, इनकम्प्लीट वर्क को। कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। ये क्या है, इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। इसमें काम जो है अभी प्रोग्रेस पे है, प्रगति पे है, काम हुआ नहीं है। तो ये चीज आपकी इस वाले टेंस में होगी। नेक्स्ट की अगर बात करें, इनमें परफेक्ट की अगर हम बात करें तो V3 का यूज करते हैं सब में। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें भी यूज होगी, थर्ड इसमें भी होगी, और थर्ड इसमें भी होगी। जैसे पहले वाले में 1 to 1, दूसरे वाले में हमने बात की क्या 4 4 4, और तीसरे वाले में जो है 3 3 3। तो ये तीनों का यूज करना है। अब देखिए इसका मेथड, सब्जेक्ट हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फाइनली ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, फाइनली आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट विल हैव शैल हैव के साथ, विल हैव शैल हैव के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब में देखिए अंतर, फिर से बता रहा हूं, अंतर इसी का होगा, हेल्पिंग वर्ब का ही अंतर होने वाला है और कुछ नहीं है। अंतर दूसरा कोई दूसरा अंतर आपको देखने को नहीं मिलने वाला। ये विल हैव शैल हैव जो आपका है, इसी का अंतर होगा ये वाला। इसके अलावा कोई दूसरा अंतर आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलने वाला। अब देखिए इसमें सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जो काम कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे आपने बहुत बार बच्चों को सुना होगा आई हैव डन, बोलते हैं जब कोई काम कर लिया होता है तो आई हैव डन। मैं कहूँ मैंने पढ़ा दिया है। मैं अगर इस टॉपिक की बात करूँ, नेक्स्ट टाइम अगर आप बोलेंगे तो मैं कहूँगा मैंने पढ़ा दिया है, आई हैव टॉट। अब पास्ट में बोलूँ तो आई हैड टॉट, मैंने पढ़ा दिया था। आई विल हैव टॉट, पढ़ा दिया होगा। इस टाइप से देखो कैसे सेंटेंस कैसे बनाऊंगा, आई हैव। अब कहाँ पे लगेगा हैव, प्लूरल के साथ लगेगा हैव, और सिंगुलर के साथ लगेगा हैज। यहाँ पे दोनों में सिंगुलर प्लूरल के साथ एक ही लगने वाला है। यहाँ पे आपको बता रखा है सेल जो है आई वी के साथ लगता है। तो आपने बोला आई हैव, जैसे मैंने बोला आई हैव टॉट इंग्लिश, मैंने अंग्रेजी जो है पढ़ा दी है। पास्ट में क्या बोलेंगे, आई हैड टॉट इंग्लिश। यहां पे मैं बोलूंगा आई शैल हैव टॉट इंग्लिश। इस टाइप से हमारा बन जाएगा। तीनों में कुछ करने की जरूरत नहीं है। वर्ब की आप देखिए सब में थर्ड फॉर्म है। अब थर्ड फॉर्म में कैसे पता चलेगा, आप कहेंगे सर ये तो टॉट तो सेकंड फॉर्म भी हो सकती है। जब ये कभी भी थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, कैसे पता चलेगा, अगर हैज हैव हैड इनसे पहले आ रहा है या इजेमार आ रहा है तो ये थर्ड फॉर्म होगी हमेशा। क्योंकि इजेमार वाज वर विल बी शैल बी इनके साथ भी पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है, और हैज हैव के साथ आ रही है तब भी ये थर्ड फॉर्म होगी। अगर सीधे सीधे आ जा रही सब्जेक्ट के बाद जैसे आई टॉट, तब ये क्या होगी, सेकंड फॉर्म होगी।
और सेकंड फॉर्म होगी तो आपको पता है सिंपल पास्ट होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई हैव टॉट इंग्लिश, अब इसका हिंदी मीनिंग बोलूं तो मैंने अंग्रेजी जो है पढ़ा दी है या पढ़ाई है या पढ़ा चुका हूं। इसकी पहचान की बात करें, जैसे उसमें रहा है, रहा था, रहा होगा था, इसमें आ है लास्ट में, इसकी पहचान क्या होगी आप देखिएगा। मैं आपको इसके लिए बहुत आसान सा मेथड बता रहा हूँ। इसकी पहचान जब आप देखने जाएंगे, सबसे तब यही लगता है क्योंकि हम लिया चुका है, चुकी है बोलते हैं, लेकिन वो चीज हम बोलने में बहुत कम यूज करते हैं। अब ये देखिएगा, आ है, एक मिनट, आ है, ई है, इस टाइप से हम बोलेंगे। मैंने कहानी सुनाई है, मैंने पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया था, सुनाया था या कहानी सुनाई थी, इसमें आ है, इसमें आ था, इसमें आ होगा। कैसे देखो, अंग्रेजी पढ़ा दी है, ई है, मैंने अंग्रेजी पढ़ा दी थी, यानी कि अब मैं इसको अगर ऐसे बोलूं, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई है, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई है, यहाँ पे यानी कि मैं पढ़ाई है यानी कि पढ़ा चुका हूं, कहने का मतलब यहाँ पे पढ़ाई थी और पढ़ाई होगी, इस टाइप से आपको याद रखना है। तो लास्ट में आ है, ई है, लिया चुका है, देखिए चुका है, चुकी है बोलते हैं, जिसमें उसमें भी क्या आ रहा है, आ है, चुका है, आ है, ई है, ए है, इस टाइप से आपको सेंटेंस देखने को मिलेंगे। तो ज्यादा कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, जो काम आप कर चुके हैं तो उसके लिए सीधे सीधे आप थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे आपने बोला मैंने देखा है, आई हैव सीन, मैंने देखा था, आई हैड सीन, आई विल हैव सीन, इस टाइप से आप बना सकते हैं। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊं आपको मेथड। इसमें भी हमारा वही है, सब्जेक्ट हैज बीन या हैव बीन का यूज करना है। किसका यूज करेंगे, हैज बीन या हैव बीन का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट आईएनजी फॉर्म आएगी, कॉन्टिन्यूअस जहां पे भी होगा वहां पे आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और फाइनली हमारा टाइम आ जाएगा। तो ये मेथड हमारा यहाँ पे भी रहेगा, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, हैड बीन का यूज करेंगे, इसके बाद आ जाएगा हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा प्लस टाइम हमें देखने को मिलेगा। इसमें अगर बात करें, इसमें भी सेम मेथड रहने वाला, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अब देखिए मैं आपको जो टाइम के बारे में बता रहा हूँ, टाइम ध्यान दीजिएगा। टाइम जो है दो तरीके से होगा हमारा, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं किसका, इसके लिए यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करेंगे सिंस का। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे, ये ध्यान देना। सिंस और फॉर का हम यूज करते हैं, कहां पे करेंगे मैं इसी के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूं। इस वाले में, इस वाले कॉलम को भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, कहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। सिंस का एग्जैक्ट टाइम जहाँ पे पॉइंट की बात करेंगे, सीधे सीधे पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है ये, ऐसे किसी पॉइंट का। अब इसी से समझिए पॉइंट कैसे होगा, जैसे हमने बोला सिंस मंडे, किसी का भी नाम आ जाए दिन का, सिंस महीने का नाम आ जाए जनवरी, सिंस साल का नाम आ जाए, हमने कहा 2025, तो इस टाइप से हम सिंस का यूज करेंगे। और टाइम अगर हम बोल दें 10 बजे से 5 बजे से, सिंस 5 o'clock। और आपने देखा होगा सिंस लास्ट नाइट, यानी कि लास्ट आ जाए तो उससे पहले भी सिंस का यूज करेंगे। तो ये आपको सिंस से पहले यूज करनी है। अब फॉर का यूज कहां पे करेंगे उसका भी यहां पे मैं बता रहा हूं। और जब टाइम का हमें फिक्स ना हो, पीरियड यहां से यहां तक, हमारे स्कूल में जैसे कि स्कूल में पीरियड चलते हैं क्लास का, हम तो उस हिसाब से बोल रहा हूँ। लेकिन पीरियड में क्या हो जाएगा, अब हमने मंडे बोला, मंडे की जगह हमने बोला फॉर वन डे, फॉर वन डे। अब हमने बोला 1 घंटे से, फॉर
एन आर बोलते हैं, 1 आवर नहीं बोलते हैं। एच साइलेंट होता है तो इससे पहले एन लगता है। आपने बोला 1 मंथ, फॉर 1 मंथ कोई भी एक महीना है। आपने कहा 1 साल, कोई भी 1 साल है, 1 ईयर। तो इस टाइप से आप, अब अगर आपने बोला द लास्ट बोल दिया, सबसे मेन चीज ये है फॉर लगेगा उससे पहले, फॉर द लास्ट 1 मंथ। आपने कहा पिछले 1 महीने से, तो आपका फॉर द लास्ट 1 मंथ आपका ऐसे करके बन जाएगा। फॉर का यूज कहाँ करना है और सिंस का यूज कहाँ करना है, ये बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं जो है सेंटेंस पे। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मैं इनको इरेज कर रहा हूं। आपने बोला मैं पिछले 1 घंटे से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, सिंगुलर के साथ है जाएगा, प्लूरल के साथ है। और ये सेंटेंस आपने यहां पे बोला, पढ़ा रहा था। आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश। यहां पे भी आपने बोला आई विल हैव बीन कर दे रहा हूं मैं, शैल हैव की जगह, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने बोला आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब टाइम में हमें लगाना है। मैंने कहा अगर मैं बोलूं पिछले 1 घंटे से, तो पिछले के लिए हम लास्ट लगाते हैं, और लास्ट से पहले मैंने आपको बता रखा है सिंस का यूज करते हैं। और जब डेफिनेट की बात करें, द लास्ट बोले तो फॉर लगाते हैं। तो अब देखिए मैंने कहा मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं लास्ट लगा रहा हूँ ना, पिछले मतलब द लास्ट लगा रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ 1 घंटे से। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। तो सब में आप फॉर एन आवर, पढ़ा रहा था, पढ़ा रहा हूँगा। अब तीनों की मीनिंग देखिए, मीनिंग में क्या अंतर है। मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैंने बोला, तीनों में रेड सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा था। मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँगा। अंतर ध्यान दीजिएगा, रहा हूं, रहा था और रहा हूँगा, पूरा सेंटेंस सेम है। हिंदी में अगर इसमें बात करें, इंग्लिश में जो अंतर आपको देखने को मिलेगा, बस ये पहला और लास्ट वाला सेंटेंस एक ही है, इसमें बस विल लगा दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बीच वाले में हेड लगा देना। आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैड बीन प्लेइंग, आई विल हैव बीन प्लेइंग। आई हैव बीन कुकिंग, आई हैड बीन कुकिंग, आई विल हैव बीन कुकिंग। ये आपके जो है सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। जो मेन हल्का सा एक ओवरव्यू बोल रहे हैं, तो टेंस का हमने यहाँ पे देने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वीडियो पसंद आएगी। अब ये जो लास्ट वाला है, ये कैसे यूज होता है। पहले हमने बोला जब डेली रूटीन की बात करते हैं तो हमने सिंपल प्रेजेंट की बात की, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें काम चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और इसमें इतना सा अंतर है, इसमें बस इतना अंतर आता है। देखिए 1 घंटे से, अगर ये बोल दें मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तब इसको हम ऐसे बनाएंगे। देखिए अगर ये बोल दें मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो आप बोलेंगे आई एम टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब 1 घंटे से बोल दिया तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर एन आवर। ऐसे ये बोले कि मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, और ये बोले कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, 1 महीने से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग या आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 1 मंथ। तो इतना सा अंतर, टाइम आते ही बस चेंज हो जाएगा, फिर वो ईजेमार में ना बन के हैज हैव में बनने लग जाएगा। इधर हैड में बनेगा, इधर विल हैव से। इसका मतलब है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों बोला जाता है? आधा काम हो चुका है, आधा अभी बाकी है, अभी चल रहा है, आधा प्रोग्रेस है। तो ये है, काम आधा तो हो गया है, आधा अभी बाकी।
आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हो, आपने बोला जैसे मैं अंग्रेजी 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं मैं 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूँ, यानी कि पढ़ाते आ रहा हूँ, करता आ रहा हूँ। तो इस टाइप से भी इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसे बता दे कि मैं 1 घंटे से पढ़ाते आ रहा हूँ, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पढ़ाते आ रहे हो, कंटिन्यू चल रहा है, अभी अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये आपका टेंसेस का है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आई हो तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।